10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने फिर से एक नई रिसर्च रिपोर्ट निकाली है, इस बार अडानी ग्रुप के अराउंड। लेकिन इस बार के इल्जाम सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच पर हैं। एलिगेशंस ये हैं कि माधवी और धवल दोनों ने 2 ऑफशोर फंड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, जिन पर आरोप है कि ये दोनों फंड्स इंडिया की स्टॉक मार्केट में क्वेश्चनेबल तरीके से पैसे चैनलाइज कर रहे थे। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में क्या नैरेटिव दिया है, क्या एविडेंस दिए हैं, इवेंट्स का सीक्वेंस क्या है, बुच फैमिली को कैसे इंक्लूड किया गया है और इसके बाद सेबी और सेबी चेयरपर्सन की तरफ से क्या जवाब मिले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2023 में, जब हिंडनबर्ग ने पहली बार अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी, जिसने अडानी के स्टॉक्स की वैल्यूएशन में भारी गिरावट लेकर आई। आज तक वो वैल्यूएशंस वापस रिकवर नहीं कर पाई हैं। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक अडानी ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने अपनी स्टॉक वैल्यू को आर्टिफिशियली पंप करने के लिए ऑफशोर एंटिटीज के थ्रू पैसे इंडिया की स्टॉक मार्केट में लगा रखे थे। हालांकि हिंडनबर्ग की रिसर्च को 40 डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स ने अपने प्लेटफॉर्म्स पे पिक किया था, लेकिन फिर भी सेबी ने कोई भी पब्लिक एक्शन नहीं लिया। ऐसे आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से लगाए गए हैं। इनफैक्ट सेबी ने सिर्फ कुछ टेक्निकल कंसर्न्स को एड्रेस किया, लेकिन कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं लिया जो इस केस को कंक्लूजन तक ले जा सके। उस वक्त हिंडनबर्ग सेबी के एक्शन से काफी हैरान था। फिर 27 जून 2024 को सेबी ने हिंडनबर्ग को जब शो कॉज नोटिस भेज दिया, ये कहकर कि उन्होंने जो डिस्क्लोजर दिया था वो इतना रोबस्ट या फिर डिटेल्ड नहीं है। हिंडनबर्ग का ये कहना था कि 106 पेज की रिसर्च रिपोर्ट को जो उन्होंने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट लिखी थी, उसमें सेबी को एक भी फैक्चुअल एरर्स नहीं मिले थे। और अगले महीने यानी कि जुलाई 2024 में हिंडनबर्ग ने सेबी को लिखा कि वो सेबी के एक्शंस को लेकर काफी ऑड फील कर रहे हैं, क्योंकि सेबी जैसे रेगुलेटरी बॉडी को फ्रॉड प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे आरोप हिंडनबर्ग ने अपनी इस रिपोर्ट में लगाया। साथ ही हिंडनबर्ग ये भी क्लेम करता है कि सेबी ने किसी भी मीनिंगफुल एक्शन लेने से बचता रहा, शायद इसीलिए क्योंकि अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट इन फंड्स के साथ सामने आ सकता था। ये सब कंसर्न्स तब शुरू हुए जब 2 ऑफशोर फंड्स का जिक्र आया, पहला बरमुडा से और दूसरा मॉरिशस से। पहला फंड था GDOF यानी कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड, जो बरमुडा से ऑपरेट होता था, और इस फंड में विनोद अडानी यानी कि गौतम अडानी के भाई के थ्रू पैसे इन्वेस्ट किए जाते थे। ये फंड मॉरिशस बेस्ड IPE फंड 1 में पैसे लगाता था, जो फिर इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब यहाँ पर स्टोरी में एक मेजर ट्विस्ट आता है, जब ये पता चलता है कि ये दोनों फंड्स में माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच का पैसा इन्वेस्टेड था। रिपोर्ट में बताया गया कि IPE फंड में इन दोनों ने अपने अकाउंट 5 जून 2015 को खोला था और ये इन्वेस्टमेंट सिंगापुर में की गई थी। ये इन्वेस्टमेंट IIFL के थ्रू की गई थी और डॉक्यूमेंट्स में इनका नाम, ID नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सोर्स ऑफ फंड्स लिखा हुआ था, जो कि सैलरी था। उस वक्त धवल बुच यूनिलीवर में चीफ प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर थे और माधवीपुरी बुच एक कंपनी अगोरा एडवाइजरी में डायरेक्टर थी। जिसके बाद 2015 से 22 मार्च 2017 तक माधवी और धवल बुच दोनों ही इस फंड में इन्वेस्टेड थे। लेकिन अप्रैल 2017 में जब माधवीपुरी बुच सेबी में होल टाइम मेंबर बनने वाली थी, तो धवल बुच ने एक ईमेल लिखा IPE प्लस फंड 1 को, जिसमें ये रिक्वेस्ट किया गया कि ये स्टेक अब धवल बुच के नाम पर दिखाया जाए, ताकि माधवीपुरी बुच का नाम इस फंड से अलग हो जाए। ये स्टेप इसलिए लिया गया ताकि उनका सेबी के रोल के दौरान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि उस वक्त भी धवल बुच का पैसा उसी फंड में इन्वेस्टेड था। हालांकि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 26 फरवरी 2018 को एक और डॉक्यूमेंट सामने आते हैं, जिसमें धवल बुच का नाम GDOF फंड में भी लिंक्ड होता है और ये डॉक्यूमेंट माधवीपुरी बुच के पर्सनल ईमेल ID से लिंक्ड है, जिसमें ये दिखाया गया कि GDOF फंड में उनका $72,000 इन्वेस्टेड था। और ये डॉक्यूमेंट तब का है जब माधवीपुरी बुच सेबी की होल टाइम मेंबर थी। 25 फरवरी 2018 को माधवीपुरी बुच अपने पर्सनल ईमेल से IIFL को एक ईमेल लिखती हैं, जिसमें कहा जाता है कि धवल अपना 100% इन्वेस्टमेंट अब रिडीम करना चाहते हैं। जिसके बाद हिंडनबर्ग ये सवाल उठाता है कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन माधवी और धवल ने स्पेसिफिकली इन्हीं 2 ऑफशोर फंड्स को क्यों चुना, जिन पर आरोप लगते आए हैं कि ये अडानी ग्रुप के साथ लिंक्ड हैं। ये हिंडनबर्ग कहता है कि सेबी का एक अल्टीरियर मोटिव था कि वो किसी भी मीनिंगफुल एक्शन ना लें ताकि उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट पब्लिक ना हो जाए। हिंडनबर्ग ये भी क्लेम करता है कि सेबी का ये इन्वेस्टिगेशन
एक वॉल से टकरा चुका है और अब कोई भी कंक्लूजन सामने नहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही हिंडनबर्ग ने माधवीपुरी बुच की हिस्ट्री को भी एग्जामिन किया, जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट सिंगापुर बेस्ड कंपनी अगोरा पार्टनर्स में भी है, जिसमें वो 100% स्टेक होल्डर थी। अप्रैल 2017 में जब वो सेबी ज्वाइन करती हैं, उसके बाद भी कुछ टाइम तक वो अगोरा पार्टनर्स की शेयर होल्डर बनी रही थी। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट उठता है। साथ ही बता दें कि धवल बुच का ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर बनने को लेकर भी हिंडनबर्ग सवाल उठाता है, क्योंकि उनका कोई भी बैकग्राउंड रियल स्टेट या कैपिटल मार्केट का नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें हायर किया गया एज अ एडवाइजर। जिसके बाद हिंडनबर्ग ये भी हाईलाइट करता है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में रीट्स यानी कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एक प्रॉमिसिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया था, और इसी ड्यूरेशन में ब्लैकस्टोन ने इंडिया में अपने रीट्स को आईपीओ के थ्रू लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने सेबी के अप्रूवल के बाद 2 रीट्स लॉन्च किए, पहला माइंडस्पेस और दूसरा नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। ये सारी बातें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को इंडिकेट करती हैं, जहां सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने रीट्स को प्रमोट किया और उनके हस्बैंड धवल बुच ने ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर के रूप में काम किया। ये सब एलिगेशंस हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में लगाए हैं। अल्टीमेटली हिंडनबर्ग का ये कहना है कि ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के एलिजेड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड फोकस थी। अब जरूरत है कि माधवीपुरी बुच अपना रिस्पॉन्स दें। खैर, ये तो हुई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की बात, लेकिन इसके बाद से कई और अपडेट्स आए हैं। चलिए एक एक करके आपको वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट रेगुलेटर सेबी की, जिसने हिंडनबर्ग के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर रिएक्ट करने से पहले हमें जांच पड़ताल का समय देना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि वो सेबी चीफ माधवीपुरी का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के डिस्क्लेमर पर ध्यान देने को कहा, जहां उन्होंने बताया कि हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशंस हो सकती है और वो दोबारा शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हिंडनबर्ग के सेबी पर जांच को ठीक तरीके और सीरियसली ना करने का जो आरोप था, उस पर भी सेबी ने क्लैरिफिकेशन देते हुए बताया कि उन्होंने हिंडनबर्ग को करीब 100 से अधिक समन और 1100 से अधिक लेटर्स और ईमेल्स भेजे, जिनका कोई जवाब नहीं मिला। अब आते हैं सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की क्लैरिफिकेशन पर। तो सेबी चीफ और उनके पति धवल बुच ने इस रिपोर्ट का पूरी तरह से खंडन किया है। उन्होंने बताया कि हिंडनबर्ग ने उनके समन का जवाब नहीं दिया और बल्कि उल्टा सेबी और उनके ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके साथ ही माधवी बुच और उनके पति की तरफ से कहा गया कि हिंडनबर्ग जानबूझकर उनके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी और फाइनेंस खुली किताब की तरह है और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही सभी के पास मौजूद हैं। वहीं धवल बुच की ब्लैकस्टोन में एज अ एडवाइजर अपॉइंट किए जाने पर ब्लैकस्टोन की तरफ से भी अब जवाब सामने आ चुका है, जहां ब्लैकस्टोन की तरफ से बताया गया कि धवल बुच की अपॉइंटमेंट कई इंटरव्यूज और टेस्ट के बाद और उनकी यूनिलीवर की प्रोक्यूरमेंट एक्सपीरियंस को देखते हुए किया गया था। ब्लैकस्टोन ने बताया कि धवल प्रोक्यूरमेंट से जुड़े एडवाइजर्स के लिए हायर किए गए थे। वहीं इसके अलावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र किया गया था, जिसे IIFL सिक्योरिटीज के द्वारा मैनेज किया जाता था, उनकी तरफ से भी अब क्लैरिफिकेशन सामने आ चुका है और उन्होंने बताया कि उनके जो ऑफशोर फंड हैं, जिसमें माधवी बुच और धवल बुच की इन्वेस्टमेंट्स की बात की जा रही थी, उन्होंने कभी भी अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया है। यानी जो भी एंटिटीज और इंडिविजुअल्स का हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिक्र किया गया, उन सभी की तरफ से अब क्लैरिफिकेशन सामने आ चुकी है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।